मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा शुरू की थी और उस चर्चा के क्रम में हमने सबसे पहले 1726 का राजलेख, फिर उसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद में 1781 का सेटलमेंट एक्ट, और इस क्रम को शुरुआत हमने 1600 से किया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और एलिजाबेथ से एक अनुमति लेकर के आती है। वहां से ये राजलेखों की शुरुआत होती है। तो इन सारे राजलेखों को पढ़ने के बाद में जो हमारा कल अगला एक्ट था, उस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कौन से सन में, तो इसका सन जरूर याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कौन से सन में आता है? 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। सेटलमेंट एक्ट 1781 में। इन एक्टों के सन आपसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, तो इन पर विशेष तौर पे ध्यान बना के रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट समझने से पहले, क्योंकि ये ब्रिटिश संसद के द्वारा, जो उस समय कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र था, उसके लिए ब्रिटिश की संसद में पेश जो अधिनियम थे, विधेयक थे, उन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका हमारा नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि इस समय जो ब्रिटिश भारत है कंपनी के अधिकार क्षेत्र में, इसके अलावा जो ब्रिटेन की संसद है, इन दोनों जगहों पर क्या ऐसा चल रहा है जिस वजह से 1773 के 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। कौन कौन सी ऐसी कमियां थी या कौन कौन सी ऐसी चीजें चल रही थी जिस वजह से, थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं। सबसे पहले समझिए ब्रिटेन की संसद में क्या चल रहा है ऐसा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में खामियां सबको पता, फिर उसके बाद में इन खामियों को दूर करने के लिए 1783 में ब्रिटेन की संसद में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। सबसे पहले डंडास अधिनियम आता है, पास नहीं हो पाता। फिर उसके बाद में, इसके बाद फिर तुरंत फॉक्स का भारत अधिनियम 1783 में आता है, और फिर ये एक बार वहां की संसद में पास नहीं हो पाता है। और आपसे कभी कभी पेपर में ये पूछता है कि कौन सा ऐसा भारत में अधिनियम आया जिससे पहले या जिसके द्वारा ब्रिटेन की संसद में, या आप समझिए इस तरह से कि ब्रिटेन में सरकार गिर गई, तो वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट के पहले जो 1783 में आया फॉक्स का भारत अधिनियम था, उसको लेकर के वहां की संसद में जो बहुमत था, बहुमत उस समय पर संसद में नॉर्थ की सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। इन्होंने फॉक्स के साथ में गठबंधन कर रखा था। इनकी गठबंधन की सरकार थी 1783 में, जब फॉक्स का भारत विधेयक संसद में पेश किया जाता है। फॉक्स का भारत विधेयक जब 1783 में संसद में पेश किया जाता है, तब वहां पर फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की जो मिली जुली सरकार है वो गिर जाती है। आपसे ये कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा विधेयक है जिस वजह से ब्रिटेन की सरकार गिर गई, तो ये आपका फॉक्स का भारत विधेयक। अब बात समझिएगा, फॉक्स का भारत विधेयक पास नहीं हो पाया, ब्रिटेन में सरकार गिर गई। अब जब सरकार गिरेगी तब कोई नई सरकार बनेगी, और ये नई सरकार बनाएंगे पिट्स, विलियम पिट्स। अब ये जो आप पिट्स इंडिया एक्ट नाम पढ़ते हो, ये विलियम पिट्स से लिया गया है। इन्होंने अब एक जो अपनी कमेटी बनाई, उससे राय मशवरे लिए, और उसके बाद में जो नियमों में बदलाव किया, जो अगला एक्ट बनाया, जो अगला एक्ट भारत में लेके आए, उस एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के इतिहास में बस इतना ही हमें समझना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा क्या था जो जो प्रावधान लाए गए थे। ये बातें सभी को समझ आ रही होंगी। दोस्तों, आज 31 दिसंबर है
2020 जाने वाला है कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद। 2020 बहुत कुछ हमें ऐसा सिखा के गया है जो शायद हम एक लंबी ड्यूरेशन के बाद में वो अनुभव को कर पाए। हमारी पीढ़ी जो ऊपर की है उसने भी शायद इस तरह के अनुभव अपनी लाइफ में नहीं किए थे जो ये 2020 आप सभी देख रहे हो। लगभग 6 माह तक घर के अंदर पैक रहे कोरोना की सुरक्षा के चलते। कई सारे देशों में बहुत सी जो है गतिविधियां इस दौरान ऐसी हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। भारत में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, बहुत सी ऐसी गतिविधियां हुई जो हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, सरकार के लिहाज से भी, जो भारत में चल रहे विरोध प्रदर्शन है, इन सब चीजों को देखते हुए 2020 बहुत बेहतर नहीं रहा विश्व के लिए। पूरे विश्व के लिए 2020 बेहतर नहीं रहा, लेकिन जो भी रहा, आज 31 दिसंबर है, अपने अंतिम दौर में 2020। कल हम लोग नए साल में प्रवेश करेंगे 2021 में। इसकी अभी से मैं सभी को बधाइयां देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही। चलिए आते हैं टॉपिक पे। पिट्स इंडिया एक्ट, सबसे पहला पॉइंट। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन सरकार द्वारा, बात पे ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया, भारत को लेकर के ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया पहला वैधानिक दस्तावेज है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय क्षेत्र को लेकर के पेश किया गया पहला वैधानिक दस्तावेज है। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस बात को थोड़ा सा फिर से सुनिएगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहली बार वैधानिक रूप से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार की जो है, जो पहला दस्तावेज है, जो पहला वैधानिक दस्तावेज है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट। इतनी बात सभी को समझ आ गई? बढ़ते हैं आगे। इस एक्ट में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये कि कंपनी, समझिएगा, कंपनी का एक निदेशक मंडल है। कंपनी का एक निदेशक मंडल है। और अब ये जो निदेशक मंडल है, या जो कंपनी के निदेशक मंडल है, ये भारत में दो तरह से कार्य देखते हैं। पहला, व्यापार संबंधी कार्य, यानी व्यापारिक कार्य, और इसके अतिरिक्त दूसरा राजनैतिक कार्य। राजनीतिक कार्यों में जैसे मान लिया कौन से राजा के साथ में कब युद्ध करना है, कौन से राजा के साथ में क्या संधि करनी है, कौन से राजा के साथ में कौन सी रणनीति पर काम करना है, ये सारी चीजें राजनीतिक कार्यों में आ जाती हैं। किस तरह से व्यापार करना है, व्यापारिक कार्यों में आ जाता है। और ये सारा कंपनी का निदेशक मंडल अब तक देख रहा था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में इस व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। व्यापारिक कार्यों के लिए जो वर्तमान में निदेशक मंडल है, जो कंपनी का निदेशक मंडल है, उसके लिए उसको नियुक्त कर दिया गया। निदेशक मंडल से कहा गया, भैया ऐसा करो, आप सिर्फ क्या कार्य देखो, व्यापारिक कार्यों को देखो, और राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए इस एक और नए बोर्ड की स्थापना कर दी गई, जिसका नाम है नियंत्रक मंडल। इसमें सदस्यों की संख्या है 6 सदस्यों के नियंत्रक मंडल की जो है स्थापना कर दी जाती है, गठन कर दिया जाता है। और इसका कार्य होता है कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र यानी राजनीतिक कार्यकलापों के ऊपर नजर बना के रखना, कंट्रोल बना के रखना। अब समझिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट में जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि व्यापारिक कार्यों, क्रियाकलापों को और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया जाता है। व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए जो कंपनी का पहले से बना निदेशक मंडल है वही रखा जाता है, जबकि राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए नियंत्रक मंडल की जो है गठन कर दिया जाता है। 6 सदस्यों के नियंत्रक मंडल का गठन कर दिया जाता है। इतनी बात सभी को समझ आ गई?
ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहला, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला वैधानिक दस्तावेज जो भारतीय क्षेत्र के लिए। दूसरा, कंपनी का जो निदेशक मंडल है इसके कार्यों को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। कहता है भैया आप जो है व्यापारिक कार्यों को देखो और राजनीतिक कार्यों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का गठन कर दिया जाता है। इतनी बात सभी को समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला, दूसरा। अब इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट में कौन सा ऐसा तीसरा महत्वपूर्ण विषय है, कौन सा ऐसा तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट जब पढ़ाया था 1773 का, थोड़ा सा याद दिलाते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बताया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल के पास 4 सदस्यीय एक परिषद बना दी गई। गवर्नर जनरल के पास 4 सदस्यीय एक परिषद बना दी गई। कहां पे? रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात कह दी गई कि जो भी गवर्नर जनरल निर्णय लेगा, किसी भी विधि के ऊपर जो निर्णय लेगा, वो निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। वो निर्णय कैसे लिया जाएगा? बहुमत से लिया जाएगा। अब देखिए, 4 सदस्य हो गए जो इनकी परिषद में है और एक गवर्नर जनरल। बता दिया गया कि गवर्नर जनरल निर्णायक रूप से जो है मत, यानी जब बहुमत बराबर का फंस जाए तो उस समय पे निर्णायक की भूमिका में भी वोट कर सकता है। तो अब ऐसे लिए यहां पे देखिए क्या समस्या क्रिएट हो गई। मान लिया कि 3 सदस्य परिषद के किसी भी नियम, किसी भी विधि को लेकर के एक साथ है, गवर्नर जनरल के साथ में सिर्फ एक सदस्य है, तो ऐसे में बहुमत किसके पास होगा? जाहिर सी बात है कि बहुमत सदस्यों के पास होगा। एक मामला ऐसा फंस गया कि जिसमें अभी बहुत से विवाद हैं। इन सब चीजों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर एक सुधार किया जाता है कि जो चौथा एक सदस्य है इसको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। चौथे सदस्य को खत्म कर दिया जाता है। जो चौथे सदस्य को खत्म कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि जो परिषद है, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, अब इसमें कितने सदस्य बचे? 3। तीसरा, जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको समझिएगा। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य जो पहले 4 हुआ करते थे, उनकी संख्या जो पहले 4 हुआ करते थे उनकी संख्या कम करके कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। इतनी बात सभी को समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक चीज और यहीं पे समझ लेते हैं। 3 बिंदु ये हो गए। चौथा बिंदु पिट्स इंडिया एक्ट का। चौथा बिंदु ये कि जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उस समय पे कंपनी के, जो भारत में अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे, अगर वो कोई अवैध कार्य करे तो उनके ऊपर मुकदमा कहां चलाया जाए? तो उनके लिए मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट स्थापित किया जाता है। इंग्लैंड में एक कोर्ट स्थापित किया जाता है, यानी ब्रिटिश अधिकार, ब्रिटिश के जो ईस्ट ये कंपनी के जो अधिकारी हैं, इनके अवैध कार्य करने पर ब्रिटेन में एक कोर्ट स्थापित की जाती है और उस कोर्ट में इनके ऊपर मामला पंजीकृत कराया जा सकता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट में 5वें पॉइंट की बात करें तो उस समय भ्रष्टाचार का एक स्वरूप हुआ करता था कि भैया गिफ्ट से लेन देन करते थे कि हमको कुछ आपसे, तो आपको हमने कुछ गिफ्ट दे दिया, उसके एवज में आपने हमारे लिए, तो जाहिर सी बात है गिफ्ट एक चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछता भी बहुत ज्यादा है कि उपहार लेने पर, कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंधित कब कर दिया गया? गिफ्ट लेने पर प्रतिबंधित कब कर दिया गया? प्रतिबंधित कब कर दिया गया? तो वो कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। गिफ्ट लेने पर प्रतिबंधित कौन से एक्ट में कर दिया गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ये कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो पिट्स इंडिया एक्ट में हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं।
मैं एक एक कर से फिर से इनको डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया पिट्स इंडिया एक्ट में कि ये ब्रिटेन सरकार द्वारा पेश किया गया पहला ऐसा वैधानिक दस्तावेज था जो भारतीय क्षेत्र को लेकर के था। दूसरी बात हमने ये बताई कि जो कंपनी का निदेशक मंडल था इसके कार्यों में थोड़ा सा बंटवारा कर दिया गया, व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्यों के लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का गठन कर दिया गया। तीसरे पॉइंट पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य हुआ करते थे उन 4 सदस्यों को कम करके अब कितना कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो इंग्लैंड में एक कोर्ट स्थापित की गई जिनमें जो भारत में कंपनी के अधिकारी हैं इनके अवैध कार्य करने पर उन पे मुकदमा चलाया जा सके। अगला पॉइंट कि जो कंपनी के अधिकारी हैं उनको गिफ्ट लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। इस पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में फिर अगला एक्ट हम लोग बारी बारी से सारे एक्ट पे चर्चा करेंगे, बस आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहें। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर दिया जाए, ठीक है। आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट बहुत सिंपल सा एक्ट है, सिर्फ 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। 1793 के चार्टर एक्ट में सबसे पहली बात तो ये बता दी गई कि भैया जो अभी नया नया नियंत्रक मंडल बना है, जो अभी नया नया नियंत्रक मंडल बना है, इस नियंत्रक मंडल के जो सदस्य हैं इनका वेतन, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारत के राजस्व से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से दिया जाएगा। सबसे पहली बात, नियंत्रक मंडल जो अभी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गठित हुआ है, इसके सदस्यों का जो वेतन है अब वो राजस्व कहां के, भारत के राजस्व से दिया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कंपनी के अधिकार हैं, जो कंपनी के अधिकार हैं, इन अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 20 वर्षों के लिए इसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया कि भैया आप 20 साल और क्या करिए, अपने हिसाब से चीजें चलाइए। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 20 साल जब गुजर जाएंगे 1793 के बाद में, तो जाहिर सी बात है, सब जोड़ गाड़ के बताओ कितना होता है। 1793 से 20 जोड़ो 1813। अगला जो हमारा एक्ट होगा उस एक्ट का नाम है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। जिस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक उसी प्रकार से 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं इस पे। अब जरा समझिएगा, 1784 के बाद में 1813 तक ब्रिटिश कंपनी जो थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने भारत में अपना बहुत ज्यादा वर्चस्व या बहुत ज्यादा अपना जो है क्षेत्र बढ़ा लिया। अब समझिए इस 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसी कौन सी चीजें होंगी। सबसे पहली बात कहा गया कि जो कंपनी है, अब तक कंपनी क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी। इसका क्या था, व्यापारिक एकाधिकार। कंपनी का अब तक भारत में क्या था, व्यापारिक एकाधिकार। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी में अब तक क्या था, भारत में व्यापारिक एकाधिकार। इस भारत में व्यापारिक एकाधिकार को अब क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। समझिएगा, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कौन से एक्ट से कर दिया जाता है, 1813 के चार्टर एक्ट से। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको फिर से बोल रहा हूं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कब कर दिया जाता है, 1813 के चार्टर एक्ट में। सिर्फ
दो चीजों को छोड़कर। दूसरा पॉइंट, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त सारे व्यापारों का जो कंपनी का जो एकाधिकार था खत्म, लेकिन अभी चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार अभी कंपनी का बना रहेगा। सबसे पहली बार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कौन सी चीजें छोड़ के? चाय और चीन के साथ जो व्यापार होगा उस पर अभी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको चार्टर एक्ट में देखने को मिला, समझिएगा। अब क्या है, भारत में ये सोच रहे थे कि हमको अपना शासन किस तरह से, अभी ये प्रयोग कर रहे हैं कि हमको भारत में जो अपना शासन है वो किस तरह से और लंबा खींच सकते हैं। तो अब इन्होंने सोचा कि अगर हम धर्म पर थोड़ी सी चोट करें या हम अपने धर्म को भारत में बढ़ावा दें या हम जो भारत के लोग हैं इनमें ईसाई धर्म को प्रचारित करें और उनको अपने धर्म में परिवर्तन करा लें, तो हम लंबे समय तक भारत में राज कर सकते हैं या टिके रह सकते हैं। तो तीसरा जो चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण विषय है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुज्ञा प्रदान की जाती है कि भैया आप लोग भारत में आओ और ईसाई धर्म का क्या करो, प्रचार प्रसार करो। इतनी बात सभी को समझ आ गई। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। अब इन्होंने चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट एक है, पेपर में पूछा गया, बिहार पीसीएस में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक अब खर्च करेगी कहां पर? भारतीयों की शिक्षा पर। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट 1813 के चार्टर एक्ट का कि 1 लाख रुपए तक का खर्च भारतीयों की शिक्षा पर किया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन से दो अधिकारों को छेड़ करके? चाय और चीन के साथ में जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार है इसको छोड़ करके बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को अनुज्ञा दे दी गई कि आप भारत में आए और अपना धर्म प्रचार करें। इसके अतिरिक्त 1 लाख रुपए तक का जो खर्च है अब वो शिक्षा पर किया जाएगा, भारतीयों की शिक्षा पर किया जाएगा। कितने रुपए का खर्च? 1 लाख रुपए तक का खर्च। तो आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट और फिर उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट।